Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट नंबर 16 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल बीटेक फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड है, जिसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ब्रेबीज स्पेस लेटिस के साथ। ब्रेबीज स्पेस लेटिस, देयर आर 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटिस अंडर द सेवन क्रिस्टल सिस्टम। सेवन क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत 14 प्रकार के लेटिस, 14 प्रकार के जो डिफरेंट टाइप लेटिस हैं वो पाए जाते हैं। दीज आर फ्रीक्वेंटली कोल्ड ब्रेबीज लेटिस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रेबीज लेटिस बोलते हैं, ब्रेबीज क्रिस्टल बोलते हैं, लेटिस बोलते हैं। टेबल शोज 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटिस अंडर द सेवन क्रिस्टल सिस्टम। टेबल सेवन क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत 14 प्रकार के अलग अलग टाइप लेटिस के टाइप को दिखाती है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज ब्रेबीज लेटिसेज, इन ब्रेबीज लेटिसेज को समझने से पहले बी फर्स्ट टू हैव ए लुक अपॉन द टाइप ऑफ बेसिक सेल्स। हमें बेसिक सेल्स के टाइप के बारे में देखना आवश्यक है। द यूनिट सेल्स कैन बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग। यूनिट सेल्स कोई भी प्रकार के दिए हुए प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा है फेस सेंटर्ड। हाँ, ए यूनिट सेल हैविंग लेटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर्स इज कॉल्ड ए सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो लेटिस पॉइंट हैं वो ओनली कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं, उसे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ए यूनिट सेल हैविंग लेटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें प्रत्येक फेस के सेंटर पॉइंट पर लेटिस पॉइंट हो, लेटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द लेटिस पॉइंट एट द कॉर्नर्स। यानी कॉर्नर्स पर लेटिस पॉइंट होने के साथ साथ जो प्रत्येक फेस के सेंटर पर लेटिस पॉइंट हो, ऐसे ऐसे यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। Body centered unit cell has the usual 8 lattice point at the corners of only one set of faces। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 लेटिस पॉइंट हैं, वो कॉर्नर्स पर होते हैं ऑफ ओनली वन सेट ऑफ फेसेज। यानी फेसेज के केवल एक सेट पर जो 8 लेटिस पॉइंट हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट में बॉडी के सेंटर वाले पार्ट पर पाया जाता है, फेस पर, और इसके अलग जो हमारा जो 8 लेटिस पॉइंट है वो इसके कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं। इन एडिशन टू द लेटिस पॉइंट, इन एडिशन टू द लेटिस पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के सेंटर पॉइंट पर जो लेटिस पॉइंट पाए जाते हैं और 8 क्या पाए जाते हैं? कॉर्नर्स पर। इन ए बेस सेंटर्ड यूनिट सेल देयर आर लेटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ओनली वन सेट ऑफ फेसेज, यानी फेसेज के केवल एक सेट पर जो लेटिस पॉइंट हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सेंटर पर पाए जाते हैं। इन एडिशन टू द लेटिस पॉइंट इज ऑल द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। और क्या होता है? जो लेटिस पॉइंट हैं वो सारे कॉर्नर्स पर, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर, सारे कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं। यानी यूनिट सेल के सारे कॉर्नर्स पर और केवल एक सेट जो सेंटर पॉइंट पर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आता है टेबल समराइज दीज बेसिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। टेबल इस प्रकार के यूनिट सेल को शो करती है विद द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल फॉर ईच टाइप। टेबल समराइज दीज बेसिक टाइप ऑफ यूनिट सेल्स विद द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल फॉर ईच टाइप। आल्सो द पैकिंग फैक्टर फॉर ईच टाइप इज गिवन। प्रत्येक टाइप के लिए पैकिंग फैक्टर को डिनोट करती है। नोट दैट पैकिंग फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल में वॉल्यूम जो एटम के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो देखो टाइप ए ये टेबल है टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टाइप अप, और ये दूसरा जो है नंबर ऑफ एटम्स का कॉलम है, तीसरा है पैकिंग फैक्टर। तो पहला टाइप से है सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय इट्स नेबरिंग सेल्स। ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय इट्स नेबरिंग सेल्स। प्रत्येक कॉर्नर एटम इसके नेबरिंग सेल्स के द्वारा साझा करता है।
तो 8, इसके देखो 8 कितने, 8 जो हैं एटम्स हैं वो कहाँ पे हैं, देखो 8 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या हो गए 8, और ये क्या करते हैं साझा करते हैं, तो 8 इंटू 1/8, यानी अंदर अंदर इसमें 1/8 एटम्स पाए थे, तो 8 इंटू 1/8 टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया, 1 एटम आ गया, कितना आ गया 1 एटम। यहाँ पे जो ए बराबर बी बराबर सी होता है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितने के बराबर होती है 90 डिग्री। पैकिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, एक एटम आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स कितना 1 एटम, तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का वॉल्यूम, ये आर जो रिप्रेजेंट कर रही है वो रेडियस को डिनोट कर रही है 1 इंटू, यहाँ पे एक एटम का वॉल्यूम निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यू, एक का निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 1, 1 इंटू 4/3 πr क्यू अपॉन 2r क्यूब, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2r का होल क्यूब। तो यहाँ पे जो पैकिंग फैक्टर है वो कितना आ जाएगा 0.52 या 52%, परसेंटेज फॉर्म में कितना आ जाएगा 52%। अब दूसरा बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड पर। बॉडी सेंटर्ड में हमने डेफिनेशन देखी थी कि 8 तो कॉर्नर पर होंगे और एक किस पे होगा सेंटर पे, तो 8 एट कॉर्नर्स एंड 1 एट सेंटर, 8 तो कॉर्नर पे है और एक किस पे सेंटर पे। तो देखो 8 कॉर्नर्स वाले कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ये वाला 5 6 7 और 8, ये तो क्या हो गए कॉर्नर्स वाले हो गए, और एक सेंटर पे कौन सा हो गया, सेंटर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला सेंटर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो 8 एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे कितने हो गए 8, तो 8 इंटू 1/8 प्लस के जो एक सेंटर पे है तो प्लस का 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 2 एटम्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2 एटम्स। अब हमें निकालना है इसका पैकिंग फैक्टर, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2, तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr क्यूब, तो 2 का निकालना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 4/3 πr क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा 4r/√3 का होल क्यूब, 4r/√3 का होल क्यूब जब आप खोलोगे तो वैल्यू क्या आएगी 64r3 अपॉन 3√3। इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसका जो पैकिंग फैक्टर है वो कितना आ जाएगा 0.68%, 0.68, और यदि परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 68%, तो मतलब पैकिंग फैक्टर कितना आ गया बॉडी सेंटर्ड का 68%। अब बात करते हैं हम फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड में क्या होंगे 8 तो कॉर्नर्स पे होंगे और 6 क्या होंगे फेस सेंटर पे होंगे। तो देखो 8 कॉर्नर्स के तो आपको दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ से ड्रा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या हो गया जो हमारा 8 तो क्या हो गए कॉर्नर्स पर हैं, और जो हमारा 8 कॉर्नर्स पर हो गए, और जो 6 हैं वो क्या है सेंटर पे। 6 कौन कौन से हैं, 2 तो ये रहे, 2 4 और 2 6, 6 किस पे हैं सेंटर वाले पार्ट पर हैं। तो सच दैट ईच इज शेयर्ड बाय द नेवर, तो प्रत्येक जो पड़ोस के द्वारा जो साझा करेगा वो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/2 प्लस के 8 इंटू 1/8, तो 6 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे 4। तो अब इसका पैकिंग फैक्टर निकालेंगे तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग फैक्टर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ 4 एटम, नंबर ऑफ एटम्स कितने आए थे 4, तो वॉल्यूम ऑफ 4 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो 4 इंटू 4 एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 इंटू एक एटम का होता है 4/3 πr क्यूब, तो 4 इंटू 4/3 πr क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा 2√2r⁻⁴। तो यहाँ पे जो पैकिंग फैक्टर है वो कितना आ जाएगा 0.74, यानी कि पैकिंग फैक्टर परसेंटेज फॉर्म में कितना आ जाएगा 74%, कितना आ जाएगा 74%। सिंपल प्रिमिटिव की स्ट्रक्चर ये दिखाई गई है जिसमें हमारा जो 8 एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है 8 एटम्स हैं। यहाँ पे जो ये ए बी सी, जो ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, क्या होगी 90 डिग्री। ये ए बी सी जो वेक्टर क्वांटिटी है जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमने ली है ना। अब देखो क्यूबिक, अब बात करते हैं हम क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक तो ये है जिसमें 8 एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पर, और जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या हो जाएगा, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में फेस पे पाए जाएंगे जो हमारे एटम्स है वो फेस पर भी होंगे, 8 तो कॉर्नर्स पे होंगे और फेस पर कितने हैं देखो, एक फेस पर पहले 8 कॉर्नर्स पे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन फेस पे देखेंगे तो 1 2 और 3 और एक ये 4,
तो 4 क्या है, फेस सेंटर पे हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसमें बॉडी के सेंटर वाले पार्ट पर एक है एटम है। तो बॉडी के सेंटर वाले पार्ट पे कौन सा है, ये वाला 1 एटम है बॉडी के सेंटर वाले पार्ट पर। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक की ये स्ट्रक्चर है ना। और बेस सेंटर मोनोक्लिनिक, इसमें बेस सेंटर पे 2 एटम्स है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये क्या होगा, बेस सेंटर मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है। ये ट्राइक्लिनिक की स्ट्रक्चर है। और ये टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए स्ट्रक्चर ये है, सिंपल टेट्रागोनल के लिए। और बॉडी सेंटर्ड के लिए सेंटर वाले पार्ट पर, बॉडी के सेंटर पार्ट पर एक एटम है ये बॉडी सेंटर्ड हो गया टेट्रागोनल। और इसके बाद में ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक सिंपल ऑर्थोरोम्बिक ये है। और बॉडी सेंटर्ड के लिए बॉडी के सेंटर वाले पार्ट पर एक है ये, तो और ये वाला आइटम बॉडी के सेंटर वाले पार्ट पर। बेस सेंटर्ड के लिए एक बेस सेंटर पर ये रहा, एक बेस सेंटर पर ये रहा, ये बेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है। रोम्बोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल की स्ट्रक्चर ये है। और हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर ये शो की गई है, हेक्सागोनल के स्ट्रक्चर ये है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। यूनिट 3, कंट्रोल ऑफ कंडक्टिविटी इज द की टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, यानी कि कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में महत्वपूर्ण है। कंडक्टिविटी इज द ईजी विद विच द मटेरियल अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट, यानी कंडक्टिविटी क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि मटेरियल में से होकर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। विच द मटेरियल अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट, यानी मटेरियल जो ये बताती है कि मटेरियल से होकर करंट पास होता है, यानी कि यदि उसमें कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी के दौरान मटेरियल से होकर करंट फ्लो होता है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे मटेरियल जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। या ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एंड दोज विच अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम, और ऐसे मटेरियल जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है उनको क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर्स बोलते हैं। दोज विच अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम इजीली, ऐसे मटेरियल जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर्स बोलते हैं। दीज आर मटेरियल, ये मटेरियल्स हैं हैविंग कंडक्टिविटी मोर देन दैट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स बट लेस देन दैट ऑफ कंडक्टर, ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी डाइलेक्ट्रिक से तो ज़्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से क्या होती है, कम होती है। सच मटेरियल्स और कोल्ड सेमी कंडक्टर मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स होते हैं। सेमी कंडक्टर्स आर अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म, सेमी कंडक्टर्स निम्नलिखित फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला एलिमेंटल फॉर्म सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कंपाउंड सच दैट गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड, ZnSc ETC और CdTc। अलॉय कौन कौन से हैं, अलॉय मतलब 2 या 2 से अधिक जो एटम उनके जो 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, अलॉय कहलाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को उपयोग में लेंगे तो उससे क्या बनता है, अलॉय बनता है, मिश्र धातु बनती है। तो गैलियम आर्सेनाइड और ये HgCd का मिश्रण Te के ETC, ये क्या है, हमारी अलॉय है। A useful way to visualize the difference between conductors, semiconductors and insulator to study the available energies for the electrons in materials, यानी कि एक अच्छी तरीके का जो हम डिफरेंस पैदा कर सकते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में, वो किसके आधार पर कर सकते हैं, स्टडी द अवेलेबल एनर्जीज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल्स, मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो उसके लिए अवेलेबल एनर्जी है उसके अध्ययन के द्वारा हम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में डिफरेंस कर सकते हैं। अनलाइक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, द अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स फॉर्म बॉन्ड, यानी कि जो उसके पास अवेलेबल एनर्जी स्टेट है वो क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है, बॉन्ड। कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, कोई भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं उसके ऊपर कोई भी मटेरियल की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। The conduction band may also be defined as the lowest energy band, कंडक्शन बैंड को लोवेस्ट एनर्जी बैंड के रूप में डिफाइन करते हैं। It lies above the band formed by the series of valence energy levels containing valence electrons, ये जो हमारा जो कंडक्शन बैंड है
वो कैसे बनता है? इट लाइज, ये लाई करता है अबव द बैंड फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ बैलेंस एनर्जी लेवल्स, यानी बैलेंस एनर्जी लेवल्स की सीरीज के द्वारा ये बनता है कंटेनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। द सेपरेशन बिटवीन बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बीच के बीच बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो सेपरेशन है या गैप है इज कोल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। उसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच का जो सेपरेशन है या गैप है उसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। द कंडक्टर्स हैव ओवरलैपिंग कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में होता, कंडक्टर्स में होता क्या है? जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, यानी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। वाइल फॉर इंसुलेटर, लेकिन इंसुलेटर के लिए द टू बैंड्स हैव लार्ज सेपरेशन, दोनों बैंड्स में यानी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में सेपरेशन की वैल्यू या एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। द सेमी कंडक्टर्स हैव दीज बैंड्स सेपरेटेड बाई ए स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमी कंडक्टर्स के लिए इन बॉन्ड में जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है, जो सेपरेशन होता है वो कितने वोल्ट का होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कुछ फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया था उसकी वैल्यू कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इजीली ब्रिज्ड बाई थर्मल और अदर एक्साइटेशन। यदि हम जब सेमी कंडक्टर्स में थर्मल एनर्जी देते हैं या एक्साइटेशन देते हैं तो ये आसानी से इस गैप को भेज जाते हैं, यानी इस गैप को पार कर जाते हैं और बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चला जाते हैं। कब जाते हैं? लेकिन जब थर्मल एनर्जी देंगे, यानी रूम टेम्परेचर पर 300 केल्विन यदि हम रूम टेम्परेचर देंगे तो उस टाइम पे ये जो हमारा बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से किस में पहुंच जाते हैं? इस एनर्जी गैप को पार कर जाते हैं और किस में पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अब ये देखो हमारा डायग्राम दर्शाया गया है। इंसुलेटर्स के लिए कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और सेमी कंडक्टर्स के लिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और कंडक्टर के केस में क्या होता है? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे पे बिल्कुल आ जाते हैं, है ना। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं किसके केस में? कंडक्टर्स के केस में। Although the silicon and germanium are most commonly used semiconductor, यद्यपि सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला सेमीकंडक्टर्स है, yet there are several other semiconductor materials, इसके अलावा भी बहुत से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं used individual devices, जो व्यक्तिगत डिवाइसेज में हम उपयोग में लेते हैं। A detailed classification of them is given below in table in elementum form. दे बिलोंग टू वेरियस कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के अलग अलग कॉलम से बिलोंग करते हैं। इन कंपाउंड फॉर्म दे आर बाइनरी, कंपाउंड फॉर्म में बात करेंगे तो ये बाइनरी होते हैं, टर्नरी होते हैं एंड क्वाड्रेटरी होते हैं। एंड इन अलॉय फॉर्म दे मे बी होमोजीनियस, और अलॉय फॉर्म में ये होमोजीनियस होते हैं और हेटेरोजेनियस होते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये हमारा कॉलम दिखाया गया है, सेकंड कॉलम में ये आते हैं, थर्ड कॉलम में हमारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आता है। इसी तरीके से जो फिफ्थ कॉलम है नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आता है। सिक्स में ये आता है सल्फर है, सेल्यूनियम है, टेल्यूनियम है, ये आते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? जो हमारा बाइनरी कंपाउंड्स है वो है सेकेंड टू सिक्स कंपाउंड्स, यानी कि ZnS, ZnSe, ZnTe, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेल्यूराइड, कैडमियम टेल्यूमिनियम, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया? सेकेंड टू सिक्स कंपाउंड्स है। और जो हमारा थर्ड टू फिफ्थ कंपाउंड है वो कौन कौन से हो गए? एग्जाम्पल हैं जैसे AlP, AlSv, गैलियम, GaN, GaP, GaAs, GaSb, InP, इंडियम फॉस्फोइड, इंडियम आर्सेनामाइड, इंडियम एंटीमोनाइड, ETC। और जो हमारा फोर्थ टू फोर्थ कंपाउंड्स है वो है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन जर्मेनियम। और ये जो टर्नारी कंपाउंड्स है, टर्नारी का मतलब 3 एटम से मिलकर बना है, गैलियम, आर्सेनिक, फास्फोरस, इधर मरकरी, कैडमियम, टी और एल्यूमिनियम, गैलियम, आर्सेनिक। क्वाड्रेटरी कंपाउंड्स में 4 होते हैं, इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस। टर्नरी अलॉय जो है, टर्नरी का मतलब है 3 अलॉय से मिलकर बना है, जो 3 एटम से मिलकर बना, एल्यूमिनियम, गैलियम, आर्सेनिक। ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल है टर्नरी अलॉय के। क्वाड्रेटरी अलॉय के लिए ये एग्जाम्पल है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, द मोस्ट important elemental semiconductors, silicon and germanium, crystallize in diamond cubic crystal structure।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टलाइज इन डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्रिस्टलाइज होते हैं किसमें, डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। ये हमारा डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाई गई है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ये फिगर में डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है और इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। आगे है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। मोस्ट थर्ड टू फिफ्थ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स क्रिस्टलाइज इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, यानी मोस्टली जो थर्ड टू फिफ्थ कंपाउंड है के सेमीकंडक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होते हैं। ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर दिखाई गई है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड में दिखाई गई है। ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। डायमंड क्यूबिक एंड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर आर बोथ सिमिलर। डायमंड क्यूबिक और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर दोनों समान हैं। ओनली डिफरेंस इज वेयर द एटम्स आर सिमिलर। डिफरेंस ये है जहाँ पे यहाँ पे एटम्स सिमिलर होते हैं, इट इज कोल्ड लैटिस स्ट्रक्चर। जहाँ पे एटम्स सिमिलर होते हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। एंड इफ द एटम्स आर डिफर, यदि एटम्स डिफरेंट हैं तो इट इज कोल्ड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो इसे क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन इज सेड टू हैव डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन को हम डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। वेयर एज इन ए जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, लेकिन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में जैसे सच एज गैलियम आर्सेनाइड, वन सब लैटिस इज गैलियम, एक सब लैटिस गैलियम है, एंड अदर इज आर्सेनिक, और दूसरा क्या है, आर्सेनाइड, आर्सेनिक है। इन केस ऑफ डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्रागोनल कोऑर्डिनेटेड विद 4 सिमिलर एटम्स, यानी कि जो हमारी डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें प्रत्येक सिलिकॉन या जर्मेनियम का एटम है वो 4 सिमिलर एटम्स के साथ टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेट होता है। दीज टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स आर प्योरली कोवलेंट। ये जो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड है वो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड होता है। On the other hand, in the zinc blend structure में the tetrahedral bond are found between two different types of atom। tetrahedral bond वो बनेगा वो दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में बनता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था, कौन सा एग्जाम्पल था, अभी हमने देखा था, एग्जाम्पल लिया था हमने कौन सा, जो हमारा एग्जाम्पल था गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड में एक एटम कौन सा था, सबलेटिस क्या था, गैलियम, और दूसरा क्या था, आर्सेनाइड। तो यहाँ पे जो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड बनेगा वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के बीच में बनेगा, एक गैलियम है, दूसरा क्या है, आर्सेनाइड। एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड, इसमें एक एटम है वो गैलियम है, दूसरा आर्सेनाइड है। ईच एटम इज कोऑर्डिनेटेड विद 4 एटम्स ऑफ द अदर टाइप, यानी प्रत्येक एटम है वो चार अदर दूसरे टाइप के 4 एटम के साथ कोऑर्डिनेट होता है। द बॉन्ड आर पार्शियली कोवलेंट और पार्शियली आयोनिक, यानी कि जो बॉन्ड होता है वो पार्शियली कोवलेंट बॉन्ड होता है या पार्शियली आयोनिक बॉन्ड होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो आज हमने जो पढ़ा था इसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ी थी और जो हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है आज के लेक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ी है सेमीकंडक्टर की, और जो हमारा एनर्जी बैंड गैप पढ़ा है हमने, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्टर जो होता है वो ओवरलैपिंग कंडक्टर में ओवरलैपिंग रीजन पाया जाता है, ये हमने आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे के बारे में, आगे का पार्ट नंबर 17 में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आज पढ़ा है ब्रेबीज स्पेस लैटिस और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में कुछ स्टडी किया है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।